दोस्तों, आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि बहुप्रतिभाशाली श्री सुरिंदर सिंह डोगरा जुड़ रहे हैं, जिन्होंने फिल्म निर्माण, जनसंचार, लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मिस्टर डोगरा, widely known as S.S. Dogra, has been Assistant Professor of Journalism and Mass Communication at GGS Indraprasthi University of Delhi. He also holds the prestigious position of Delhi Bureau Chief for the globally acclaimed Hindi magazine Himalini. Published from Kathmandu, Nepal monthly, this remarkable publication is physically circulated in more than 55 countries around the world, solidifying its reputation as a significant source of information and inspiration. Mr. Dogra's professional journey in the media industry spans over 28 years. He began his career with the prestigious Hindi daily Punjab Kesari newspaper. Later, he served as the managing editor of the news portal Dwarka Parichay and as a teacher of mass media studies at Bal Bhavan International School. Through his numerous articles and interviews published in various fields, he has left an indelible mark on the print and digital media landscape. श्री डोगरा की विशेषज्ञता और मीडिया शिक्षा के प्रति समर्पण ने महत्वाकांक्षी पत्रकारों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उन्होंने मीडिया क्षेत्र में अनगिनत युवाओं के भविष्य को प्रेरित और आकार देने के लिए देश भर में 250 से अधिक मीडिया वर्कशॉप्स आयोजित की हैं। मीडिया शिक्षा पर उनकी 3 पुस्तकों ने अपार लोकप्रियता हासिल की है, जिनमें अंग्रेजी में मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ और हिंदी में मीडिया एक कदम आगे और मेरे हमसफर शामिल हैं। Notably, Mr. Dogra's debut book was recommended by the Honorable President of India, Mr. Ram Nath Kovind ji, and Education Minister of Delhi Government, Mr. Minesh Sisodiya ji, in 3 major universities, Ambedkar University, IP University and National Law University. यह मान्यता उनके काम की गुणवत्ता और महत्व के बारे में बहुत कुछ कहती है। श्री डोगरा जी एक कुशल फिल्म निर्माता भी हैं। His short film library, directed and produced by himself, was selected at the Mumbai International Film Festival in 2018, showcasing his talent and creativity. इसके अतिरिक्त इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म उत्तराखंडी वॉरियर्स received an award at the 4th Dehradun International Film Festival, जबकि इनके खेल गीत एल्बम ने 2019 में झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सराहना पुरस्कार अर्जित किया। हाल ही में उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म यशोदा द हिमाचली वॉरियर ने 2022 में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कॉलेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड को पुरस्कार जीता। Today we are privileged to have Mr. S.S. Dogra on our channel. With his extensive knowledge, experience and accomplishments in journalism, mass communication and filmmaking, we can look forward to an insightful and engaging discussion. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Surinder Singh Dogra. सुरिंदर जी, आपका स्वागत है शो पर। नमस्कार सोनिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। सर, पत्रकारिता से आपने शुरू किया, फिर लेखन और फिर फिल्म निर्माण। हाउ डू यू बैलेंस दीज डिफरेंट पैशंस और कैसे ये आपकी रचनात्मक गतिविधियों में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? सोनिया जी देखिए, journalism and mass communication is a vast subject, and as far as my learning and experience is concerned, I think this is an umbrella and all other subjects are under that umbrella. Right. So and जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, देखिए एक पत्रकार जो है उसे समाज के तमाम तरह की चीजों को समझने और फिर उस पर लिखने का अवसर मिलता है। नेचुरल सी बात है कि वो अपने काम से बहुत कुछ सीखता है, और एक सजग पत्रकार जो है वो अगर थोड़ा सा साहित्यिक रुचि भी अगर लेता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है।
और ये तो कई ऐसे मैं पत्रकारों को जानता हूँ जो मेरे सीनियर भी रहे या मेरे साथ रहे या अब कुछ नवोदित पत्रकार हैं, उनके अंदर भी हमने पोटेंशियल देखी। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है, जो आपने जैसे तीनों चीजें कही, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होती ही हैं। और इसी वजह से पत्रकारिता के बाद लेखन में हाँ ये जरूर है कि विधाएं थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लेखन का लाभ आपको जो है, जो पत्रकारिता से आपको जो मिलता है, वो आपके कुछ रचनात्मक लेखों में प्लस आपको फिल्मांकन में भी बहुत मदद करता है। एंड दैट्स व्हाई वन कोट इज देयर दैट कंटेंट इज कॉल्ड किंग। तो जहां तक आपने ये तीनों चीजों की जो बातें कही कि कैसे तालमेल, मुझे तो लगता है कि मैं सच में बड़ा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो सब अनुभव जो है फिल्मांकन जो तीसरा जो स्टेप है, हालांकि अभी उसके अंदर कोई बहुत बड़ा तो योगदान मेरा नहीं है, लेकिन मैंने शुरुआत की और मुझे लगता है कि वो जो पत्रकारिता और जो लेखन जैसे जिसे कहें, उसका मुझे बहुत लाभ मिला फिल्मांकन के लिए। जो आपकी हिमालयनी पत्रिका है वो 26 वर्षों में 55 से अधिक देशों में फिजिकल सर्कुलेशन एवं वैश्विक लोकप्रियता दिलाने में, इसमें योगदान किसका है सर? इस पत्रिका के इतने सारे कंट्रीज में पहुंच रही है, सर्कुलेट हो रही है, इसमें योगदान किसका है? देखिए, कोई भी चीज जब शुरुआत होती है, ये हमारे जो ये वर्तमान में जो हमारे इस पत्रिका के जो मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्होंने, उनके फादर ने, बल्कि कृष्ण मिश्रा उनका नाम था, उन्होंने काठमांडू में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस दौरान प्रधानमंत्री दौरे पे गए हुए थे वहां पर, और उनके पिता से क्योंकि वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, और उनकी जो जिन मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये स्टार्ट किया, वो 3 भाषाओं में उन्होंने, उनकी पीएचडी थी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में। वहां जब प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है उनको तुरंत ये बोला कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं आप यहाँ से पत्रिका निकालते हैं। एंड दैट वाज द बेंचमार्क, यू कैन से द सीड वाज, जो है वहां पर जो है वो एक जैसे कहते हैं ना, बीज रोपण हुआ 26 साल पहले, और उसी को आगे लिगेसी के तौर पर आगे फिर ये रहा कि आज जो उनकी इस पत्रिका की जो संपादक हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है साहित्य की दुनिया में। अगर उनके व्यक्तित्व, और वो क्योंकि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में एचओडी भी रही है हिंदी की, और विश्व स्तर पर जानी जाती हैं अपने लेखन के लिए, संयोगवश वो पत्रिका की जो है इस समय वर्तमान में पिछले कई वर्षों से उस पत्रिका का संपादन भी कर रही है। तो कुल मिलाकर, और फिर नेचुरल सी बात है कि वैश्विक स्तर पर जानने का जो है सबसे बड़ा कारण ये रहा कि क्योंकि उस पत्रिका में अगर आप कंटेंट की बात करें तो वो मोस्टली साहित्य, पत्रकारिता, पुस्तकों की समीक्षा और राजनीति, सामाजिक, खेलों, सिनेमा, मतलब एक तरह की समसामयिक तरह की एक पत्रिका है। और जहां तक उसके जो भाषा के स्तर की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात कि नेपाल से, हालांकि नेपाल में मैं 5-6 बार जाना हुआ है मेरा, और वहां पर हिंदी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हिंदी के पब्लिकेशन को वहां पर स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। तो हिमालय की तमाम टीम जो है मतलब एक 26 वर्ष लगातार पब्लिकेशन प्रिंट निकालना कोई छोटी बात नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक 55 से भी अधिक देशों में उसकी अगर ख्याति है, लोग मतलब इंतजार करते हैं पत्रिका का, तो मेरे ख्याल इससे बड़ी और उपलब्धि क्या होगी। वर्तमान में हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं सचिदानंद मिश्र, उनका भी ये प्रयास रहता है, क्योंकि अब आजकल टेक्नोलॉजिकली भी काफी बदलाव आए हैं, तो यूट्यूब चैनल भी काफी पॉपुलर है जिस पर कि लोग इंतजार करते हैं। और सचिदानंद मिश्र भी कभी कभी जब मौका होता है तो वो भी यूट्यूब पे अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिन सभी मतलब एक टीम वर्क के माध्यम से इस पत्रिका और यूट्यूब चैनल का काफी लोकप्रियता जो है वैश्विक स्तर पर स्थापित हुई है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल।
आपने बहुत सारी मीडिया वर्कशॉप आयोजित करी हैं और उनका आपको व्यापक अनुभव रहा है। आप इच्छुक जो पत्रकार हैं उनको उद्योग में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कैसे करते हैं, अपनी वर्कशॉप के थ्रू या वैसे? देखिए, मेरा मीडिया वर्कशॉप जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं यहाँ द्वारका दिल्ली में रहता हूँ और 2013-14 की बात है। एक हमारे मित्र हैं सतीश कपूर, वो भी बड़ा नाम है, खासतौर पर वो जो दिव्यांग लोग हैं उनके ऊपर जो है फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं रेगुलरली देश विदेशों में। उन्होंने मुझे एक बार आइडिया दिया कि आप जो है मीडिया में अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं आप मीडिया वर्कशॉप कंडक्ट करना स्टार्ट करिए। उनके आइडिया के आधार पर मैंने 1-2 स्कूलों में बात करी और संयोगवश एक यहाँ पर द्वारका में बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है, श्री वेंकटेश्वर स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ प्रिंसिपल नीता अरोड़ा मैम से मैंने जिक्र किया एंड वो हमेशा जो है कुछ अच्छे इनोवेटिव आइडिया पे हमेशा जो है बड़ा पॉजिटिव और है ना इस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं और सी एग्रीड एंड पहली मेरी वर्कशॉप द्वारका से आरंभ हुई। और उसके बाद तो फिर क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा और मुझे लगने लगा कि क्योंकि मीडिया की छवि जो है बेसिकली लोगों के दिमाग में नेगेटिव ज्यादा फैलाती है। और मेरा शुरू से कैरियर में भी आप जो आर्टिकल भी अगर पढ़ेंगे कभी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, तो मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि आप अपने इन मीडिया स्किल से समाज में सकारात्मकता या पॉजिटिव थिंकिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड कंडक्टिंग ऑल दीज मीडिया वर्कशॉप्स। Not only in Delhi, I started with Dwarka, but I reached, I think, more than 14 to 15 states of India. And even कुछ स्कूलों से आरंभ करा, फिर कॉलेजेस में गया, मैं यूनिवर्सिटीज में भी जाने का मौका मिला। और सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव मेरा साउथ इंडिया में बहुत अच्छा रहा, जहाँ पर कि लोगों ने ना केवल सराहा बल्कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रेरणा वहां पर भी बहुत कुछ सीखने और समझने की मिली। सर, आपकी जो पहली पुस्तक, योर फर्स्ट बुक वाज रिकमेंडेड बाय एमिनेंट पर्सनालिटीज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर। व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड राइटिंग दिस बुक, और इसने एकेडमिक कम्युनिटी को प्रभावित कैसे किया? इट्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज ये पहली किताब मेरी यही वाली है। मैंने अपने फॉरवर्ड नोट में भी ये लिखा, क्योंकि एक्चुअली ना 2015 की बात है, मुझे मौका मिला, ये जैसे मैं मीडिया वर्कशॉप कर रहा था, एक द्वारका में जो है बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल है, जिसके बच्चे अगर आप सुनोगे वो भी बहुत जो वर्सेटाइल टैलेंट है उनको बहुत प्रमोट करते हैं। मैथिली, आपने ठाकुर का नाम सुना होगा जो सिंगर है, वो भी मेरे उस बैच की स्टूडेंट रही है। ठीक है, एक बच्चा जो है वो इंडिया ए में खेला, मयंक रावत। तो कुल मिलाकर वहां पर जो मेरा 11th क्लास में जो बैच था, तो मैं डेली उनको, क्योंकि जो मैं बता रहा था, तो मैं उनके यहाँ भी मीडिया वर्कशॉप करने गया। उन्होंने मुझको ऑफर करा कि आप रेगुलर हमारे यहाँ पर अगर पढ़ाना चाहें तो हम वी आर रेडी टू। तो मैं तो, क्योंकि मेरा शुरू से टीचिंग में रुझान रहा है, मैरिज से पहले भी मैं ट्यूशन वगैरह करता था, अपना पॉकेट मनी जो है मैं उसी तरह से ट्यूशन के माध्यम से अर्जित किया करता था। तो मुझे लगा, क्योंकि मैंने बीएड भी किया था, तो टीचिंग के प्रोफेशन में ही आना चाहता था, तो मेरे को लगा कि ये तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड तो वहां मैंने जब स्टार्ट किया अपना क्लासेस रेगुलर लेना, तो बच्चों को मैं डेली कुछ नोट्स वगैरह लिखने, नोटबुक निकला। तो बच्चों को आजकल ना नोटबुक पे ज्यादा इतना वो करने की इंटरेस्ट नहीं रहता है ज्यादातर, बट मुझे होता था कि भाई मैं बच्चे जो है मेरे से पढ़े हुए, उनके पास कोई रिटर्न नोट हो ताकि वो एग्जाम में अच्छा कुछ कर सके। तो मैं कई बार बच्चों को चैलेंज करता था कि यार तो अपनी किताब वगैरह तो लेकर आया करो, कॉपी वगैरह तो मेंटेन करो। तो मुझे ये रिप्लाई मिला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि भाई देयर इज नो बुक अवेलेबल फॉर आवर सब्जेक्ट्स। अब ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग किस्सा बन गया कि क्या वास्तव में मतलब 11th-12th के लिए क्या वास्तव में किताबें मार्केट में नहीं है क्या? और सोनिया जी, आप बिलीव करोगे, मैंने ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करा और मुझे लगा कि ये मैं जो ये नोट्स वगैरह बच्चों के लिए बना रहा हूँ, हालांकि मुझे एनसीईआरटी का कुछ जो है ना कुछ सिलेबस टाइप में मुझे मिला था, जिसको मैं अपने स्तर पर, क्योंकि पत्रकारिता का खुद जो है इतने समय से, हाँ ये जरूर है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो बल्कि थ्योरी से भी ऊपर वाला काम हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि एक स्टूडेंट था मेरा, पीयूष थापर, मैंने मेंशन करा है, उस बच्चे ने क्लास के अंदर मुझको ये बोला
और मैं एक चीज इस वाकया को बताने से पहले बोल दूं, मेरे साथ मोस्टली लाइफ के अंदर ये रहा है कि कुछ चैलेंजेस या कुछ इस तरह के एक्सपेक्टेशन लोगों ने जो की ना, तो मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट करा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी जीवन की चीजों में उपलब्धियों के तौर पर दर्ज होते चले गए। एंड ये भी एक ऐसा इंसिडेंट रहा, पीयूष थापर ने मुझे ये बोला कि सर आप ही क्यों नहीं बुक लिख देते, और वो उसका बोला हुआ सेंटेंस मेरे लिए ये बुक लिखने में बहुत बड़ा प्रेरक वाक्य साबित हुआ। आपने ये बोला ना कि भाई एकेडमिक कम्युनिटी को कैसे प्रभावित किया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो बच्चे थे वो तो जो उनकी वजह से ये निकल पाई बुक, लेकिन मैंने ना उसको फिर थोड़ा सा इस अंदाज में लिखने की कोशिश करी, क्योंकि 11th-12th में ये इंट्रोड्यूस हो गया है सब्जेक्ट मास मीडिया स्टडीज। हाँ जी। और मैं तो आई वाज पैशनेट एंड प्रोफेशनली इनटू दिस प्रोफेशन, तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि, क्योंकि देखिए क्या है, लोग ना इस फील्ड में थोड़ा ग्लैमर या चमक धमक की वजह से आते हैं, और मेरा ये मानना है कि ये फील्ड ज्यादा रफ टफ है। बच्चा फिजिकली मेंटली साउंड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर औरों से ज्यादा कुछ एनर्जी गेन करने और उसे एक्सप्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि क्या था, अभी भी आज भी लोगों को पता नहीं है कि 11th-12th यानी कि स्कूल में भी ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो फिर मैंने उस चीज को भी एक्सप्लोर करा। मैंने सीबीएसई से एक आरटीआई लगाई, क्योंकि मैंने पहले फॉर्मल जो है उनसे रिक्वेस्ट करी, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर मैंने आरटीआई लगा के उनसे लिस्ट भी मांगी, उसको भी मैंने कैरी करा भी कौन कौन से स्कूलों के अंदर ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब हम आते हैं कि इससे क्या, क्योंकि प्रभावित वाली बात जो बात है वो ये है कि जो बच्चे इस फील्ड में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर के तौर पे काम कर सकती है, क्योंकि मैंने इसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, इवन सोशल मीडिया, आज के दौर की डिजिटल के ऊपर भी मैंने इस पे इस तरह से चीजों, और इवन थिएटर, सिनेमा कैसे विंडो है आपकी, तो टेलीविजन, उन तमाम चीजों की जो है ना, मतलब ब्रीफ कोशिश करी है कि बच्चे अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो कैसे तैयारी करें और क्या क्या संभावनाएं हैं और कौन कौन से स्कूलों में वो इस चीज को पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो मैंने 2017 में जो ये पुस्तक लिखी, तो शायद मैं कुछ उसमें कामयाब हो पाया। पीयूष थापर को क्रेडिट गोज टू पीयूष थापर। आपके बचपन के बारे में जानते हैं कि आपका बचपन का जीवन कैसा रहा, कुछ बचपन की यादें या सपनों के बारे में बताएं, और अगर उस समय के कुछ संघर्ष हैं हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल सोनिया जी। सोनिया जी, बचपन जो है बड़ा कोमल होता है और बचपन के सपने हर किसी के साथ होते हैं। हाँ, मेरा भी एक सपना था, और जैसे कि मैंने आपसे शेयर करता हूँ कि मेरा ना थोड़ा खेलों के प्रति बड़ा लगाव रहा, खासतौर पर क्रिकेट। हालांकि मैंने ऑलमोस्ट सारे खेल खेले हैं एक्सेप्ट गोल्फ और लॉन टेनिस। तो इनके अंदर बड़ी जो है ऐसे सपने थे कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूं, और बचपन में ऐसे अदरवाइज फिल्में, पुराने गाने, फिल्में देखने का भी बड़ा शौक रहा। लेकिन जो बचपन के कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव, जैसा आपने कहा, बचपन तो एक बचपन होता है, थोड़ा संघर्षपूर्ण इस वजह से भी रहा कि माता पिता जो है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए इलिटरेट, उनको पढ़ा, लेकिन जरूर मेरे फादर को हमेशा ये रहता था, मदर को भी, कि हम तो चलो जिस स्थिति परिस्थिति के अंदर नहीं पढ़ पाए, पहले एजुकेशन को इतना लोग महत्व नहीं भी देते थे, तो हमें हमेशा उन्होंने बड़ा जो है मेहनत करते करते हमें हमेशा पढ़ने और बड़ा जो है मतलब पढ़ने के बाद अच्छा कैरियर के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे। तो मुझे लगता है कि वो जो बचपन की जो चीजें थी, खेलों की जो अभिलाषाएं थी मेरी कि मैं इंडिया खेलूंगा, वो शायद, और हाँ एक चीज और, बचपन के अंदर ना एक मेरा कोलीग था, बल्कि वो अब मेरे से कनेक्ट हुआ, सतीश नाम का लड़का था, मेरे साथ डेस्क पे बैठता था, तो मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ इन चीजों को। तो वो, क्योंकि बचपन में ना, अब ये तो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, मेरी आवाज से बार बार वो ये मेरे को हमेशा बोलता था कि 6ठी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम इकट्ठे पढ़ते थे, तो वो मेरे को कहता था, बोलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे रेडियो पे कोई बोल रहा हो। अब हमें तो उस, अब 6ठी क्लास में क्या अवस्था होती है, और ना कोई रेडियो, ना कोई वो दूर दूर तक कोई ऐसा कुछ नहीं आइडिया। तो मुझे लगता है कि जो बचपन की जो हमारे सपने थे कि इंडिया खेलेंगे, या रेडियो की जो मैंने ये बात बताई,
और मैं वास्तव में ऑलराउंडर था, तो थोड़ा सा स्टेट्स में भी खेलने जाता था, और अपने दिल्ली जो है B3 पश्चिम बिहार से फिर मैं दिल्ली स्टेट लेवल पे भी क्रिकेट खेला। जूनियर टीम में कैप्टन था मैं, और सीनियर टीम का भी एक्टिव मेंबर रहा। तो हाँ, ये जरूर है कि बचपन का एक सपना था इंडिया खेलने का, वो तो शायद पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज जो पत्रकारिता की वजह से जो मैं कभी बल्ले से या क्रिकेट या बॉल करके जो चीजें हासिल करना चाहता था, शायद गॉड ने कुछ और लिखा था, तो जो आज लेखनी के माध्यम से मुझे बड़े बड़े क्रिकेटरों से, सिनेमा वालों से, जो लिखने के माध्यम से जो मैंने इंटरव्यूज, जो मैं प्रोफेशन में आया, तो मुझे लगता है कि शायद वो जो अभिलाषाएं थी एक बड़ा कुछ करने की या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अपनी पहचान बनाने की, तो मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत अपने इस लेखन की जो जर्नी है उससे मैं काफी कुछ, इवन अब चाहे वो वर्ल्ड कप 83 में इंडिया ने जो जीता था, पिछले दिनों मैंने जो है कीर्ति जाट को जो है इंटरव्यू किया, कपिल साहब को मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, वीरेंद्र सहवाग, राजकुमार शर्मा जो विराट कोहली के कोच, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अगर मैं गिनती करने लग जाऊं। तो मुझे लगता है कि प्रेम चोपड़ा साहब के घर पे जाके, धर्मेंद्र साहब, तो मतलब मुझे लगता है कि शायद वो जो मैं बैट और बॉल से जो अपना एक कुछ करना, मकाम हासिल करना चाहता था, शायद वो कलम ने लिखा था मेरे जीवन में उन चीजों तक पहुंचने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी सर पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी तथा लाइफ में किन व्यक्तियों का योगदान रहा है और आप उनसे कैसे प्रभावित रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सोनिया जी। देखिए, ऐसा होता है कि ये तो हर किसी व्यक्तित्व के अंदर कुछ ना कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, या कोई आदमी रोल मॉडल के तौर पर देखता है, और कई बार आपकी कुछ चीजें रिफ्लेक्ट क्या रिजेंबल भी करती हैं। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अब मैं ये तो नहीं कहता कभी भी कि कलाम साहब बनना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मुझे उनकी कुछ व्यक्तिगत जीवन की, रविंद्रनाथ टैगोर, और मैं इनको पढ़ता हूँ और मैंने इनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से समझा है। 7वीं 8वीं का किस्सा बताता हूँ, क्योंकि हमारे आर्थिक स्थिति इतनी, मैंने जैसे आपको पहले बताया करा, और मुझे ये बताते हुए कोई हिचक नहीं होती है, क्योंकि जो रियलिटी है हमें उसको अच्छे लोगों से शेयर करने में, पब्लिक में कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब वो चाय बेचने की बात पब्लिक ही बोल सकते हैं, तो मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ उनके आगे। तो कुल मिला के हमें 7वीं 8वीं की बात है, मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए अखबार जो है गली गली घर घर बांटा करता था। उससे पहले अगर थोड़ी बात और करें, क्योंकि पिताजी अस्वस्थ हुए, तो हमने रेडी भी लगाई, अंडे की रेडी तक भी लगाई, बड़े ब्रदर के साथ आइसक्रीम की रेडी लगाई, ऐसे तमाम छोटे छोटे काम भी करे, क्योंकि वो पिताजी का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी छोटे मोटे काम से ही उन्होंने जीवन यापन किया। तो कुल मिला के इन सब चीजों को ऐसा महसूस करता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात अगर बात करें वर्सेटिलिटी की, तो मेरे अपने, मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं जीवन में, तो मुझे लगता है कि मेरे चाचा जी, एक भूरी सिंह चाचा जी जो कि मिलिट्री में थे, उनके व्यक्तित्व का काफी प्रभाव मेरे पर रहा। वो बड़े ऑलराउंडर थे लाइफ के अंदर, हर चीज, मैंने ऐसा व्यक्ति जीवन में आज तक नहीं देखा जो सब कुछ करना जानता हूँ। मुझे लगता है उनका भी बहुत प्रभाव मेरे पे निजी जीवन पर रहा। पिताजी हमारे थे, वो हमेशा, और मदर भी, पिताजी हमारे हमेशा ये कहा करते थे, और मैं इस चीज को आज बड़ा एंजॉय करता हूँ, कि बेटा कभी किसी पे निर्भर मत रहो, अपना काम स्वयं करने में कभी भी हिच मत करो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैरिज से पहले तक कपड़े, और आज भी अगर मैं जैसे आउटिंग पे होता हूँ, जैसे मैं हफ्ते 10 दिन के लिए चला गया, बेशक मेरे को बहुत अच्छा हॉस्पिटलिटी भी मिले, अपने कपड़े में किसी से नहीं धुलवाता खुद, क्योंकि मुझे ये होता है कि भाई अब जब मैं अगर हफ्ते बाद आऊंगा, अगर मैं उनको ऐसे ही रख दूंगा पसीने वगैरह में, तो उसमें बदबू आ जाएगी, तो मैं खुद धो सकता हूँ, रात को अपना सोने से पहले धो लिए। तो अपना काम करने का, हाँ वो बात दूसरी है कि अगर कई बार आदमी थोड़ा वो करता है, लेकिन अपने काम जितने आप अपने निपटा सको, तो मुझे लगता है पारिवारिक की जो मैंने बात करी, और जैसे ये कलाम साहब और रविंद्रनाथ टैगोर को मैं किस तरह से मानूं, मैं उनकी वर्सेटिलिटी बहुत महसूस करता हूँ। भाई लेखन में कमाल, संगीत में एकदम, आज भी रविंद्र म्यूजिक जो है वो कहाँ कहाँ नहीं पहचाना जाता, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक नहीं 3 कंट्री के जिस आदमी ने नेशनल एंथम लिखे हों, और मतलब मैं उनके अभी ये एक बायोग्राफी भी पढ़ रहा था, उनका जीवन संघर्ष देखा मैंने, अंबेडकर साहब, तो इन तमाम लोगों से, ओशो से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो
इन लोगों को पढ़कर आपको बहुत एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके भी व्यक्तित्व को निखारने में इस तरह के व्यक्तित्व को, और इवन ना केवल ये, एक नेपोलियन हिल है, उनको मैं पढ़ता हूँ, उनकी कोट जो है ना मतलब कमाल की है, इतनी मतलब जिसे कहना चाहिए इंस्पायरिंग होती है। अब देखिए वो एक छोटा सा कोट मेरे को जैसे अभी ध्यान आ रहा है कि वट एवर यू कंसीव इट कैन अचीव। एक और कोट है उनकी बड़ी शानदार सी, इफ यू कैन नॉट डू बिग थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन अ बिग वे। अब आप ये सोचिए कि इनमें कितनी फायर है। तो ये छोटे छोटे चीजें आपको जो बड़ा बनाती हैं, वो इस तरह के बड़े व्यक्तित्व को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और बल्कि मैं बच्चों, क्योंकि देखिए क्या है, आपने जो अनुभव जीवन में किया, अगर आप वास्तव में आने वाले बच्चों के अंदर, या जो आपको थोड़ा जैसे अब, क्योंकि जैसे मुझे आईपी यूनिवर्सिटी में पीछे जो है 2 साल लगातार मैंने जो है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट पढ़ाए। आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चों के अंदर किताबों के प्रति बिल्कुल रुझान नहीं है। मैं बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाके इवन बच्चों को गिफ्ट करता किताबें, और जो ये मैं व्यक्तित्वों की बात कर रहा हूँ, बच्चों को सलाह देता था कि बेटा आपको अगर जीवन में अच्छा करना है। इवन एक मेरा स्टूडेंट था, मैं वो काफी प्रभावित था रतन टाटा से। मैंने कहा बेटा तुम रतन टाटा की मंगाओ। एक मैंने वो ना एक मेरी मेंटरशिप में एक बच्चे को इंक्यूबेशन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव होता है, दे रिलीज ऑफ फंड आल्सो ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स। तो एक बच्चा था अक्षय, मैंने उसको बोला, वो कहने लगा, मैंने कहा बेटा जो भी आपको ऐसा लगता है तो आप उसके ऊपर जो है लीजिए, क्योंकि किताबों का आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसीलिए मैं एक कोट भी लिखता हूँ कि गुड पीपल, गुड बुक एंड गुड फिल्म्स जो है ना, दे कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी ओवरऑल। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें इन सब चीज़ों को, अच्छी किताबें, अच्छे लोग और अच्छी फिल्मों को जो है हमें आगे जीवन में बढ़ने में बहुत मदद करती है, इसलिए इन्हें संजो कर रखना चाहिए। जी सर, आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करते हैं, उत्तराखंडी वॉरियर्स, इसको देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार भी मिला। इस विशेष कहानी को बताने के लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली और आपके नजरिए में दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव रहा? ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ जी। वर्चुअल वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं, वो एक दूसरे को एम्पावर करते हैं। हाँ जी। ये उत्तराखंड से, रुद्रपुर से ये एक लड़का है हरीश चौधरी, ये फेसबुक पे मुझसे जुड़ा और फेसबुक पे मेरे को इसने देखा होगा तो इसने मेरे से संपर्क किया, एक आध बार मैसेंजर में फोन नंबर डाला। मैंने पता नहीं, अब क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में ना एकदम विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन मैं इसकी जो पोस्टिंग देखता था ना तो मुझे लगता था कि ये बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स में और मुझसे बात करना चाहता है। तो एक दो बार इसने मेरे को जब बातचीत करी तो मुझे लगा कि इसको ये थोड़ा सा गलत फहमी हो गई है शायद कि मैं इंडिया, क्योंकि हो सकता है ना कि कई बार दूसरे आदमी को, क्योंकि मेरे अब कुछ इंटरव्यूज और या कुछ फोटोज कुछ अच्छे बड़े लोगों के साथ, कपिल पाजी के साथ है मेरी फोटो, तो अब कई लोग सोच रहे कि भाई ये भी कहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी हो के साथ, तो उसके दिमाग में मेरे प्रति ऐसी भावना थी। अच्छा। ऐसा उसके दिमाग में मतलब एक मिथ क्रिएट, तो मैंने उसको क्लियर स्पष्ट करा कि मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बताएं। और मैंने कहा आपको मैं देखते रहता हूँ, कहते हैं हाँ मेरे को अभी पीछे राज्य पुरस्कार भी मिला है उत्तराखंड गवर्नमेंट से। तो कुछ हमारी बातचीत का दौर चला और फिर मुझे लगा कि ये बच्चा तो वास्तव में, यार बच्चा क्या है, वो है तो उसकी 35 के आसपास, 35 क्या 30, अब तो 40s में जा रहा होगा, 4-5 साल पुरानी बात हो गई। तो इसी तरह से हमारा संपर्क हुआ। बाई चांस मैं एक बार रुद्रपुर गया हुआ था और ये सारी जो आपसे जो बात वार्तालाप चल रही है, इंडियन न्यूज पे इस तरह का एक फिर इंटरव्यू भी हुआ, उसमें तमाम चीजें जो है की गई। तो वहां पर क्या हुआ कि मैं रुद्रपुर गया हुआ था यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ मेरी एक आधी वर्कशॉप भी थी, वहां फिर मेरा ये मिलना भी हुआ इनसे। और उसी दौरान जब मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये जो है अनोखा काम कर रहा है, क्यों ना इसके ऊपर। तो मैंने इनको बोला कि भाई क्या ऐसा संभव हो सकता है, कर लगा हाँ मेरे लोकेशन वगैरह वो स्पोर्ट्स उधर है कॉम्प्लेक्स उधम सिंह नगर में। तो हमने इस तरह से जो है इनके ऊपर जो है फिल्म का जो है पहले तो, और वहां पर गर्मजोशी ये देखिए छोटे से शहर में कि कमाल था इसके भी, ये खुद अपने आप में वहाँ वास्तव में वो उत्तराखंडी वॉरियर नाम इसको दिया गया ना, तो ये जस्टिफाई वाली बात थी कि वहाँ इसने इतनी अच्छी इमेज क्रिएट करी हुई कि पीपल लव हिम, पर्टिकुलरली हैंडीकैप स्पोर्ट्स। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इन्हें स्पोर्ट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर मंत्री से लेकर आम जो भी खिलाड़ी हैं
विशेष तौर पर दिव्यांग खिलाड़ी तो इन्हें सब ही जानते हैं। और ये सबसे बड़ी खूबी इनकी ये थी कि ये सबको प्रमोट करने के लिए ना बड़ा अच्छे पॉजिटिव पोस्टिंग मुझे लगा। तो फिर हमने इसके ऊपर एक बायोपिक बनाई जिसमें इसके जीवन संघर्ष को दिखाया गया, और फिर ताकि जो है और भी जो इस फील्ड के लोग हैं उनको भी इंस्पायरेशन मिल सके। और उसका एक बड़ा अच्छा नतीजा ये भी मिला कि वो हमारी फिल्म जो है अवार्ड भी उत्तराखंड फिल्म फेस्टिवल 4th उत्तराखंड में जो देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बनता है। वंडरफुल। आपकी कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया है और जिन्हें फिल्म समारोह में पहचान मिली है, जैसे आप अभी बता रहे थे। तो आप फिल्म के माध्यम से कहानी कहने के तरीके को कैसे देखते हैं और आप अपने काम के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना कि एक लाइन में सारी चीज आपने प्रश्न में कह डाली। तो उसका जवाब यही है मैम, देखिए सीधी सी बात ये है कि कोई भी चीज होती है, अब आपने देखा होगा, लेकिन हालांकि आजकल अब दौर चल पड़ा है बायोपिक का, है ना, खासतौर पर खिलाड़ियों। और मुझे तो लगता है कि हमारे देश में जितनी खिलाड़ियों की फिल्में बनी है वर्ल्ड के किसी कंट्री में नहीं बनी, लेकिन खेलों की स्थिति वो आपके सामने है। लेकिन एक बात फैक्ट है कि फिल्मांकन होने के बाद ना, देखिए अब जैसे किताब है, प्रेमचंद की किताबें लें हम, गोदान या कोई भी किसी भी बड़े लेखक की बात करें, अगर उनके ऊपर फिल्म बन जाती है। आज चेतन भगत देखिए, चेतन भगत की पहचान लेखन के माध्यम से, अगर फिल्मांकन, अगर यही दौर अगर प्रेमचंद का होता तो प्रेमचंद, हालांकि प्रेमचंद आज भी बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन जिया, अगर शायद वो आज दौर में होते वो चेतन भगत से ज्यादा समृद्ध, ज्यादा पैसे वाले होते। और इसीलिए लेखन को बेसिकली ना आज भी हमारे यहाँ पर मतलब उस तरह से चीजों का विस्तार तभी हो पाता है अगर उस पर कोई फिल्म बन जाए, मूवी बन जाए। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें कि साहित्य जो है ना बेसिकली निखरता ही सिनेमा की वजह से है। आप देखिए हमारे, चाहे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, उस पर कुछ फिल्में बनी हैं, किसी पे बायोपिक बनी हो या किसी भी सामाजिक कुरीतियों के ऊपर बनी हो, क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है, उसमें पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अब देखिए किताब तो अगर हिंदी में होगी, अगर कोई साउथ में उसको ले गया तो उसके समझ में नहीं आने वाली। इसी तरह से अगर मेरी किताब पहले इंग्लिश में थी इसलिए वो आज अमेरिका और इंग्लैंड में भी बिकती है, लेकिन अगर आपकी फिल्म है ना तो फिल्म की अपनी एक लैंग्वेज है, उसको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। तो फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी लेखन या किसी भी कंटेंट को जन जन तक पहुंचाने में, इवन अनपढ़ व्यक्ति को भी उस चीज को बड़े सहज तरीके से व्यक्त करने का बहुत मजबूत किस्म का माध्यम है। और यही कारण है कि आज भी लोग, चाहे वो मदर इंडिया हो या आज की दौर की छिछोरे फिल्म हो, लोग याद रखते हैं क्योंकि उससे कनेक्ट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत होती है। और फिर आप एक पढ़कर कल्पना कर रहे होते हैं। एक सिनेमा का सबसे बड़ा एक खूबसूरती ये है कि वो ऐसा लग रहा होता है कि आपके सामने घट रहा है, आप ही की चीजें आपके सामने शायद घट रही हैं। और जिस फिल्म को फिल्माने में आप अगर इस तरह से कामयाब हो जाते हैं कि मास को ऐसा लगे कि उसकी खुद की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं, यानी कि उसका भी करैक्टर शायद उसके अंदर कहीं है, तो शायद आप एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर या एक्टर साबित हो सकते हैं। That's what I try to do it in all my works, whatever I did in making filmmaking. सर, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी रह चुके हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को मीडिया के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और नैतिक विचारों से निपटने के लिए तैयार कैसे करते हैं? मैम, बहुत ही शानदार प्रश्न आपने किया है, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल आवर यूथ, पर्टिकुलरली हु आर इनटू दिस फील्ड। आज की डेट के अंदर ना आपने देखा होगा, और सोशल मीडिया छोड़िए, आप प्रिंट मीडिया या जो भी हमारे यहाँ मीडिया है, ज्यादातर, और ये फैक्ट है, दिस इज फैक्ट, मोर देन 70 to 80% ऑफ ऑल दीज मीडिया कवर्ड बाय पॉलिटिकल न्यूज ओनली। अब वहां पर क्या क्रिएट होता है कि कोई एक पार्टी का समर्थक होता है, कोई दूसरी का होता है, चाहे कोई टॉपिक का पता हो या ना हो, एक टैगलाइन हर किसी को कैरी करती है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा, और खुद भी इस चीज पे विश्वास रखता हूं कि हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है,
हमें उसके कामों को ध्यान रखना है कि अगर वो अच्छा काम करते हैं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर वो कहीं पर लैक करते हैं तो हमें जागरूक करना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो बात हो गई पॉलिटिकल या वो बायस कभी ना हो, और कभी ऐसा ना सोचे कि भाई अगर मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है मैं उसे तो हाईलाइट कर दूं, क्योंकि आपके पास पावर है, चाहे वो राइटिंग की है या कंटेंट या आप टीवी या रेडियो पे जिस पे भी हैं। उभरते हुए जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, हम उनको इस तरह से ग्रूम करें। और मैं आपको बता दूं, इसका इंस्टेंट एग्जांपल ये है, अभी पिछले दिनों कर्नाटका के इलेक्शन थे और एक डिबेट था, अंजना ओम कश्यप हल्ला बोल। मेरे स्टूडेंट्स गए हुए थे, मैं आपको क्लिपिंग भेजूंगा। मेरी एक स्टूडेंट, आकांक्षा नाम है, बिहार से है वैसे वो, उस बच्ची ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि वो सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता है ना बीजेपी कि मैं वैसे बीजेपी कांग्रेस और आपकी बात नहीं कर रहा, बट क्योंकि ये पॉइंट आउट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनको एक ऐसा क्वेश्चन पुट कर दिया उन्होंने कि उनको जवाब नहीं था उसका। मैं ऐसे बच्चे ग्रूम कर रहा हूँ। कोशिश मेरा ये है कि हमें, देखिए, हम धर्म के नाम पर बिना बात में जाति और उन चीजों, बच्चों के अंदर हम क्यों ना ऐसा न्यूट्रल चीज पैदा करें कि देखिए जाति हो गई, धर्म हो गए, क्षेत्रवाद हो गया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आप अगर अच्छे तरीके से चीजों को, जो टैलेंटेड लोग हैं, एक्टिव काम है सोसाइटी में, अगर वो उन्हें हाईलाइट करें तो हो सकता है कि तो लोग और इंस्पायर हों। सिर्फ करप्शन को ही क्यों उजागर किया जाता है, अच्छे कामों को क्यों नहीं सराहा जाता? और दिस इज अ डिफरेंस। और मैं बच्चों को खास तौर पर आज की डेट में, बच्चे कहते हैं कौन सा टीवी चैनल देखें, सब पे तो यही सब चीजें हैं। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप दूरदर्शन देखते हो? और दूरदर्शन छोड़िए मैम, आज की डेट में अगर जो बच्चे वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहते हैं तो वियोन टेलीविजन को देखें, कमाल का टेलीविजन है। उनको कोई इस चीज से लेना देना नहीं है कि कौन, देखिए मीडिया हाउस वो है जो किसी से बिना प्रभावित हुए न्यूट्रल चीजों को शोकेस करे, प्रसारित करे। इट्स द ड्यूटी ऑफ मीडिया, ना कि, अब देखिए इसीलिए लोगों का विश्वास उठता जा रहा है मीडिया पर। और जो सोशल मीडिया ने जो जगह बना ली, आप देखिए कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पे कोई चीज पहले चलने लग जाती है, वो मजबूरन फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूरन आगे आना पड़ता है। तो वो जो एक एंगल है, मैं कोशिश करता हूं कि पॉजिटिविटी। और दूसरी बात जो एक, देखिए हर प्रोफेशन बदनाम है, मेरे को लगता है कि ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो आज की डेट में बदनाम ना हो, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं ना तो जिंदगी के अंदर ईश्वर की कृपा से मैंने रिस्पेक्ट कमाई है, क्योंकि मेरे मेंटोर रहे हैं जोगिंदर सिंह जी जैसे, जो कि एक्स डायरेक्टर थे सीबीआई के। हमने अगर उनसे कोई चीज लीगेसी ली है, ईमानदारी का बहुत बड़ा मतलब एग्जाम्पल है डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी। ही इज नो मोर नाउ बट ही इज स्टिल विद मी। ये जैसे बुक्स हैं, मैंने आज भी इनकी, और इनको कितना पढ़ ले आदमी इंस्पायर ही होगा, और खुद अपने आप में एक बड़ा, जैसे कहना चाहिए ना कि प्रेरक व्यक्तित्व रहे हैं। ईमानदारी की बात करें तो ये जो चारा घोटाला जो लालू वाला जो है वो इन्होंने पर्दाफाश किया था, और मैं पहली बार तभी इनसे मिला था। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। और मैं जो बच्चे हैं जर्नलिज्म के, ये जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में आते हैं, और यही बोलता हूँ कि ईमानदारी से काम करिए, और जो न्यूट्रल तरीके से अच्छी चीजें आप, बल्कि जो चीजें एक्सप्लोर नहीं है, यू जस्ट एक्सप्लोर इट एंड आई आल्सो ट्राई इट। तो मैं तो खुद उनके सामने कुछ एग्जांपल सेट होता हूँ, तो नेचुरल सी बात है कि उनके अंदर भी वही चीजें होती हैं। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब मैंने तो नहीं ना, और वो बात दूसरे बच्चे मेरे से टच में रहते हैं। आज ही मेरी स्टूडेंट ने मेरे को अपडेट करा, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन कॉलेज। क्यों? क्योंकि वो मेरे से रेगुलर, वो क्यों है फर्स्ट आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा उनसे इंटरेक्शन करना, और मुझे बड़ी खुशी होती है। खास तौर पर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी उपलब्धियां है, वो बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, बट वो मैं ऐसा समझता हूँ शायद मैं फर्स्ट आ रहा हूँ। तो वो तभी, क्योंकि उन बच्चों को स्केच टू, अब ये सोचिए एक बच्चा रॉ, जो बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में आया है, वो ये मेरे से पूछता है कि सर लिखे कैसे, खबर कैसे बनाएं। मुझे तो बड़ा पसंद आता है कि कोई आए तो सही सीखने, क्योंकि ये करिकुलम के अंदर नहीं है लिखना दिखाना। हाँ, ये जरूर है कि आप वेब डेवलप करो, ये करो, अरे भाई उन्हें सिखाएगा कौन? और ऐसा भी नहीं है कि वो लिखना नहीं जानते। बात ये है लैबबद्ध तरीके से कैसे इंट्रोडक्शन हो, कैसे उसकी बॉडी हो, और कैसे उसका कंक्लूजन हो।
तो उससे पहले न्यूज बनाना, फिर उसको किस तरह से हम जो है आर्टिकल के शेप दे सकते हैं। तो वो बच्चे सारे, और मैं क्या बोलूँ, वो कभी अपने सोशल मीडिया पे नाम डाल लेते हैं, टैग कर देते हैं। तो मैम, और देखिए ये इंटरेस्टिंग बात, और जो आप बच्चों की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी अनुभूति होती है जब आपसे इंस्पायर ना केवल बच्चे, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी बुक से इंस्पायर होकर अपनी कुछ किताबें लिख डाली। सोचिए आप 10वीं क्लास का बच्चा और किताब लिख रहा है। और आप बिलीव करोगे, एक बुजुर्ग आ रहा है, सवेरे ही मेरी बात हुई है, वो ही इज 75 प्लस। आफ्टर माई पब्लिकेशन he also returned to and going to his publish third book। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना केवल छोटे बच्चों को, बल्कि जो मेरे बुजुर्ग हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बल्कि मेरी जितनी उम्र है उतना उनका अनुभव है। अगर मैं ऐसे बड़ों को भी अगर प्रभावित या प्रेरित कर पा रहा हूँ, तो मेरे जीवन में इससे बड़ी सफलता और कोई नहीं हो सकती। वेरी गुड। यही तब को लेकर मैं बच्चों को हमेशा, और इवन मुझे क्लास में भी गाने में कोई शर्म नहीं आती है। क्यों? मैं तो अब सिंगर क्या बनूंगा या नहीं बनूंगा, अगर मुझसे इंस्पायर होकर बच्चा सिंगर बन जाता है तो वो मैथिली भी आपके सामने है। मैथिली ठाकुर किसी परिचय की मोहताज नहीं है आज की डेट में, कौन नहीं जानता उसे सिंगिंग लाइन। बिल्कुल। इसी तरह से एक बच्ची है मेरी, वो डांसर, कुछ बच्चे फिल्मों में, कुछ फीचर फिल्में कर चुके हैं जो मेरे से ग्रूम हुए हुए बच्चे। तो मैम ये सब तमाम चीजें, कुछ बच्चे टेलीविजन पर है, कोई अखबार में है, कोई रेडियो पर है। बड़ा अच्छा लगता है कई बार तो कि हमें पता नहीं होता, हम जैसे गए कहीं वहां पर और वहां पता लगा कि हमारा स्टूडेंट हमारा इंटरव्यू लेने जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है बहुत ज्यादा एक कंटेंटमेंट देती है, और यही मैं अपने बच्चों को कोशिश करता हूँ कि हम कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम करें कि पॉजिटिव मीडिया कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी। दिस इज माय मेन एजेंडा। बहुत बढ़िया सर। आप जैसे खुद क्रिकेट से भी जुड़े रहे हैं, आपने क्रिकेट दिल्ली स्टेट लेवल पे स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया है, और आपका ये म्यूजिक के लिए लव फॉर म्यूजिक, सिंगिंग, तो ये जो आपका पैशन है स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, इसने आपके करियर और रचनात्मक प्रयासों को कैसे प्रभावित किया है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रभावित नहीं किया मैम। मुझे लगता है कि शायद और अच्छा बेहतर करने का जिसे कहना चाहिए मेरे लिए आसान हुआ। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने जो एक फिल्म बनाई लाइब्रेरी, इंग्लिश में है, तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट भी हुई थी। हालांकि अवार्ड तो नहीं हुई, मैं उस चीज क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन वहां पर सिलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर एक जो लिरिक लिखा गया था, मैंने ही लिखा था। एक मेरी फ्रेंड बनी कैलिफोर्निया से, मेलिसा फेफर, तो वो ब्यूटी पेजेंट है, वहां पर नाम है उसका अपने आप में। तो उसको जब मैंने कुछ वो एक पोस्टिंग करी थी कि मुझे जो है सिंगर चाहिए गाने के लिए, तो अब वो उसने फटाफट उसने मेरे को एक मैसेंजर भेज दिया कि शी इज इंटरेस्टेड टू सिंग फॉर माय फिल्म एंड फॉर सॉन्ग। ओके। तो मैं अब बात की कि भी उसको किस अंदाज में गाया जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा था और मुझे पता, तो मैंने लिटरली उसको मैसेंजर के ऊपर जब टॉक करी, व्हाट्सएप पे जो भी कन्वर्सेशन करके, मैंने उसको उसके जो लिरिक थे भाई लाइब्रेरी वेयर यू कम्स, और वो करके जो है उसको उसी लय में जो है करके उनको सुनाया। और आप बिलीव करोगे उन्होंने उसको बखूबी उसी अंदाज में। तो ये एक तो ये एग्जांपल हुआ जो आपने कहा कि भाई ये तो हुआ गायन का। खेल की बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि खेलों से जुड़े होने की वजह से मुझे आज लाभ इसलिए मिलता है कि स्टेमिना ना एक खिलाड़ी का, आई एम 57 राइट नाउ, बट सम टाइम कभी कभी तो थक जाते हैं, एक अलग विषय भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, बट मुझे लगता है कि वो खेलों की वजह से मुझे लाभ मिलता है। शायद मेरे अंदर स्टेमिना मेरी उम्र के लोगों की तरह ना तो उतना पैशनेट देखा और ना उतना एनर्जेटिक तरीके से काम करने के प्रति फिजिकल स्ट्रेंथ। जैसे मैं अभी भी आपको कुछ टाइम से लॉकडाउन के बाद जो है थोड़ा सा इतना रेगुलर नहीं मैं खेलने जा पा रहा हूँ आजकल, नहीं तो मैं मॉर्निंग में आप बिलीव नहीं करोगे 2-2 घंटा में मैदान में खेलता हूँ। मुझे तो बल्कि आश्चर्य होता है कि 15, 14, 20 साल के बच्चे थक जाते हैं। हमने एक दिन में जवानी के टाइम पे एक दिन में 3 मैचेस खेले हैं। वो जो स्ट्रेंथ है जो खेल की, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा सा, बल्कि वेट ज्यादा है मेरा, मतलब उस हिसाब से एज और अपना हाइट के हिसाब से, बट
मुझे लगता है कि वो खेलों की स्ट्रेंथ आज भी अभी तक तो मेंटेन महसूस होती है, उसका मुझे बहुत लाभ मिलता है। वेरी गुड जी। सर, मीडिया क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव के आधार पर आप नवोदित एवं महत्वाकांक्षी पत्रकारों को, लेखकों को और फिल्म निर्माताओं को क्या सलाह देंगे जो अभी अपनी यात्रा शुरू ही कर रहे हैं? उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये बड़ा वाजिब क्वेश्चन भी है और बहुत हेल्प कर सकता है। मैं अपने सीनियर से भी ये बात जरूर करता हूँ, और आपने ये प्रश्न करके अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, ये सबके लिए और ये मेरे लिए भी कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कोई भी चीज हासिल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। चीजों को एक दूसरी अंदाज में देखना और फिर उसे करना। तो इसीलिए बोलते हैं, अब जैसे मैंने कहा कि यार मैं गाना, तो भाई गाना मुझे लयबद्ध गाने आना चाहिए। इसी तरह से लिखने की बात है, तो जितना हम अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे या जितना हम रिसर्च करेंगे किसी भी, क्योंकि ये देखो लेखन क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र ऐसा है, इसमें जितना लर्न कर लो कम है, क्योंकि आपको लर्न करना इसलिए है कि अपने लोगों को अवेयर करना है। अगर आप खुद लर्न नहीं होंगे तो आप क्या लिखेंगे ताकि और आपकी चीजों को पढ़ें? क्यों पढ़ें आपको, या आपकी फिल्मों को क्यों देखें? ऐसा क्या जादू है आपके उसके अंदर? तो आपकी रचनात्मकता और रिसर्च, क्योंकि मैं 3 चीजें बोलता हूँ कि एक तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत जरूरी है, दूसरे क्रिएटिविटी, और तीसरे क्यूरियोसिटी। ये 3 चीज जो हैं वो इस फील्ड को में अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है, और ये किसी मेडिकल की दुकान पर नहीं मिलेगा, किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा, और ना कोई इसकी दवाई बनी आज तक। तो कुल मिलाकर ये निकलता। अच्छा, फिर क्या है, आज अब ये दौर एक और गड़बड़ हो गया है, ये वर्क फ्रॉम होम वाला। मैं तो बल्कि बच्चों को बोलता हूँ कई बार, क्या है, गूगल देवता और अब ये चैट जीपीटी आ गया है, इसने और ज्यादा। तो मैं बल्कि बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपने लाल किले पर लिखना है कुछ या कोई कंटेंट बनाना है, तो भैया लाल किले को विजिट करो, चप्पा चप्पा देखो कि क्या क्या वहां पर खूबसूरती है। मैडम, मैंने एक आर्टिकल आज तक, बल्कि क्योंकि मेरी एक एडिटर थी, उसने मेरे को कहा कि न्यूजीलैंड पे लिखना है, मैं न्यूजीलैंड नहीं गया, लेकिन न्यूजीलैंड पे मैंने आर्टिकल लिखा। मुझे आज भी वो पीड़ा देता है। क्यों? मैंने उस कंट्री देखी नहीं और मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। तो वो इधर उधर से किताबें रिसर्च करके किया। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप किसी भी चीज पर, अब जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बच्चों को लेके गया, तुम देखो तो सही क्रिकेट का जो पिच है या क्रिकेट का जो ग्राउंड है, उसका डायमेंशन कैसा होता है, गोल्फ कोर्स कैसा होता है, नेट क्या है, बैडमिंटन कोर्ट कैसा होता है, उसकी हाइट कितनी होगी उसकी नेट की। क्योंकि आपको अगर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो, जब जैसे फिल्मों की बात करें, अब मैं वहां बैडमिंटन वाले पे, और अगर, क्योंकि कई लोगों को इतना भी नहीं पता है, अब बैडमिंटन और लॉन टेनिस थोड़ा मिलता जुलता उसका कोर्ट होता है, तो अगर वो नेट नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, वो तो उसी को पता होगा ना, जिसको उस खेल की थोड़ी बहुत जानकारी। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ और अपने आप को भी ये बोलता हूँ कि जब तक हम पूरी तरह से अच्छे से R&D ना करें, तो उसके लिए कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ, अभी मैं अगर पीछे दिखाऊं तो किताबों का ढेर, तो जब भी जो चीज पढ़ने को मिलती है किताबों से पढ़ें। बल्कि एक बार वो ऑनलाइन क्लासें चलती थी शुरू में, 2021 की बात है, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा, तो क्योंकि घर पे जिस रूम में मैं बैठा हूँ, मेरा स्टडी रूम भी है पीछे, अगर मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, तो किताबों का ढेर ही लगा हुआ है। तो एक बच्चे ने, बल्कि ऐसे ही, क्योंकि वो एक कोई हमारा वो वेबिनार था बेसिकली, कुछ राइटिंग के ऊपर कुछ इस तरह का था, तो अब वो एक बच्चे ने क्वेश्चन ही कर दिया लिटरली कि सर, इसका मतलब जैसे आप पत्रकार बने, तो इसका मतलब इतना बड़ा वो बनने, पत्रकार बनने के लिए तो ये बहुत सारी किताबें जो आपके पीछे पड़ी, ये पढ़ने पड़ेंगी। तो मैंने ये बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा, ये तो कंसिस्टेंटली, ये आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है मैम कि आज के बच्चों को ना बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत सी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो टेक्नोलॉजिकली आजकल हम भी गूगल देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गूगल को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन बहुत आपको आइडिया मिलते हैं। अब देखिए, सीधा अपडेट है, कल रात को अगर चेन्नई सुपर किंग ने मैच जीता 15 रन से, तो वो तभी अपडेट हो रहा था ना, मैं तो घर देख रहा था मैच को, एक अलग विषय है। अगर मैं नहीं भी देख रहा, सोशल मीडिया पे कितने लोग डाल देते हैं, कोई फोटो डाल देगा, कोई लिखने का नहीं है, तो सोशल मीडिया इज इक्वली इम्पोर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम books as well as
some research on the spot is the need of the hour, and that is missing in youth. वो तो बस सिर्फ इतना है कि मोबाइल पर क्या दिखता और होता है, और ये चीजें कई बार पुराने लोगों में भी हैं। वो किस वजह से, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वैसे अब ज्यादा क्या बोलूं, अब चीजें अगर देखेंगे तो पता लग भी जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, मेरे को एक स्पोर्ट्स पे आर्टिकल लिखना था, तो अब वो उस व्यक्ति को कोई ज्यादा जानता नहीं था, जबकि उसने काम बहुत करा हुआ था। अब मैंने वो उसका इंटरव्यू बना के भेज दिया। अब वो एडिटर ये कहने लगे कि यार गूगल पे तो इसकी प्रेजेंस ही नहीं है। अब सोचिए, और जबकि वो बहुत सीनियर एडिटर हैं, क्योंकि गूगल हर कोई आदमी, और सीधी सी बात ये है, हर कोई आदमी ढूंढता ही क्या है, सीधा गूगल पे डालेगा तो फेसबुक की नजर आ जाएगा कम से कम। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया की वैल्यू नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें खुद एक्सपीरियंस करना होगा तो हम ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और एक्टिंग उस एक्टर को अपने अंदर अगर धारण नहीं कर सकता, तो फिर मैं एक्टिंग क्या करूँ? बिल्कुल। तो सेम इसका केस, और ये तो एंटायर फील्ड ही जो है परफॉर्मर की है, जो परफॉर्म करेगा, इसमें कोई सिफारिश नहीं। एक टाइम को सिफारिश हो सकती है कि भाई आपको ठीक है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिल गई, बट डेली बुलेटिन पढ़ना है या एंकरिंग करनी है या आपको फील्ड में जाना है, वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो खुद ही करना पड़ेगा। और मैं तो आपके तो बस एक ही चीज पे मैं एक दो शेयर और जरूर बोलना चाहूंगा। जी सर, मोस्ट वेलकम। और इसमें फैक्ट भी है, हाँ, कि मैं बोलता हूँ कि सफरे जिंदगी चलती चले जा, मंजिलें खुद ब खुद तय होने लगेंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप जो है ना कुछ कर रहे हैं ना, तो ये तो फैक्ट है कि कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो आपको अचीव होगा, लेकिन अगर कुछ करोगे नहीं तो किससे मिलेगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपसे बात करके आज मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने समय निकाला हम सबके लिए, आज जो आपने ज्ञान भरी बातें करी हैं, और आई एम श्योर कि इट्स अ वेरी वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर स्पेयरिंग योर टाइम and being with us here today. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Surya ji. Thank you very much.